आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएन के बारे में। पैरेंटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इसकी कैलकुलेशन आज हम समझेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टीपीएन के बारे में देखा, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में, और हमने इसमें देखा कि टीपीएन के अंदर कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। हमने देखा कि उसके अंदर हम कोई osmolarity का ख्याल नहीं रख रहे, हम जस्ट जितनी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद पेशेंट को देते हैं। और दो तरह की हो सकती हैं, आप टीपीएन 3 in 1 भी हो सकते हैं, या 2 in आप दे सकते 2 in 1 और 3 in 1। हमने लास्ट में ये सॉल्यूशन हमने टाइप्स पढ़े थे कि आपके पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं वो 3 in 1 भी होता है, 2 in 1 भी होता है। 3 in 1 को ऑल इन वन भी कहते हैं कि जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ही आपके पास पैक में अवेलेबल होते हैं। 2 in 1 भी होते हैं और इंडिविजुअल आपके पास सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है 3 in 1 अवेलेबल नहीं है। 2 in 1 बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम। लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हम जो है हम इंडिविजुअल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सेपरेटली सारे अप्लाई पेशेंट को इंसर्ट कर दिए होते हैं, लगाए दिए जाते हैं। लेकिन 2 in 1 बहुत कम अवेलेबल है। ये 2 in 1 में प्रोटीन और जो आपका डेक्सट्रोज है वो इकट्ठी होता है, और उसके बाद फैट जो है आप सेपरेटली लगा रहे होते हैं। अच्छा, अभी जो हम डिस्कस लास्ट क्लास में लेक्चर के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वाला केस स्टडी हमने डिस्कस किया स्टार्ट के अंदर, और इसके बाद हमने इसके बारे में डायग्नोसिस देखी थी, और इसी से हमने एक न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन हमने बनाई थी। ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन आप बनाते हैं इन द स्टार्ट कि आपको कितना कैलोरीज चाहिए और कितने परसेंट तक हमें ये मिल लेना होगा, ये जो है आपका अ, ये जो है इमेजेस यहाँ पे विजिबल नहीं है, और जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा पीपीटी में तो वहाँ पे विजिबल होंगी आपको ये दोनों जब मैंने शायद पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे ये इशू आ गया। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बताइए कितने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। अ, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक होंगे? क्योंकि भाई मैं अभी इस टाइम पे क्लास में हूँ। क्लास के बाद आपसे बात करूँगा कर। ओके, चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अबाउट इस टेबल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट बताई गई हैं और कुछ सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो जब आई थिंक पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उसकी वजह से ये जो है ये सारे टेबल्स जो हैं ये स्किप हो गए हैं। ओके, ये केस स्टडी वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम केस स्टडी है। हम इसको अप्लाई करेंगे पैरेंटल के अंदर, पीपीएन में हम कैसे इसी केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे अभी। जो कार्बोहाइड्रेट इन्फिनियन रेट है वो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था, आपका 5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट तक होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट इन्फिनियन रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इन्फिनियन रेट आपने कैलकुलेट लास्ट में किया था, कैलकुलेट किया आपका 5 मिनिमम जो है वो 5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट तक होना चाहिए। आप इस मैक्सिमम आप जो है इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना आपके पास डेक्सट्रोज है मिलीग्राम में, आप डेक्सट्रोज ग्राम में है तो उसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, उसको फिर डिवाइड कर देंगे 24 से, एंड देन जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 60 से। तो इस तरह से आपके पास जो डेक्सट्रोज आपका जो इन्फ्यूजन रेट आपके पास आ जाएगा कि कितना मिलीग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूजन रेट है। तो आप जो डेक्सट्रोज आप लगा रहे होते हैं तो आप उसका इन्फ्यूजन रेट जो है आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे ये कितना आएगा आपका। अगर आप इससे ज़्यादा होंगे तो हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस पहले डिस्कस की थी कि अगर इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपका जो मैक्सिमम जो इन्फ्यूजन रेट है वो 5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट होता है, लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन के मुताबिक चलते हैं तो इट कम्स अराउंड 2 होता है, 2.5 तक इन्फ्यूजन रेट आपका आता है। लिपिड जो है दैट इज 1 ग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं। दैट्स मतलब है कि आप मैक्सिमम जो है अगर 70 केजी वेट है तो हम मैक्सिमम जो है कितना तक जा सकते हैं, 70 ग्राम तक जा सकते हैं।
ओके ये डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस हैं। डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस इसके अंदर बताए हुए हैं लाइक 5% से 70% तक हमारे पास डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अमीनो एसिड सॉल्यूशंस हमारे पास 10% तक अवेलेबल हैं। इस तरह लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे पास 10% है, 20% है और 30% है अवेलेबल है। ठीक है। नजर ही और नहीं आ रहा। जी फिर इसमें हमें नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया वो जब कन्वर्ट कर रहा था तो उस टाइम पे ये इशू आ गया, पीडीएफ में कन्वर्ट सही नहीं हुआ। तो ये जब मैं आपके साथ पीपीटी में शेयर करूंगा तो उसके अंदर वो सही क्लियर नजर आएगा। डिजीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड सॉल्यूशंस कुछ हैं, अमीनो एसिड परसेंटेज अब दी हुई है तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को। पीपीएन आप जब तब देते हैं जब आपको अगर लेस देन 2 वीक्स तक आपको किसी पेशेंट को आपने न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है तो आप पीपीएन देते हैं। टीपीएन जब अपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट पे पेशेंट को रखना है तो उस टाइम पे आप टीपीएन पे जाते हैं। डेक्सट्रोज जो है नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम डेक्सट्रोज जो है वो 10% इन द पीपीएन। पीपीएन में 10 to 25% तक हम जाते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 10%, 5% या 10% पे आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो है पीपीएन के अंदर हम इससे ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि ऑस्मोलरिटी का इशू होता है। हम ज़्यादा उस जो है वो हम 900 मिली ऑस्मोलर से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 900 मिली ऑस्मोलर से ज़्यादा नहीं जाना। तो ये सबसे मेजर इशू जो होता है यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना होता है कि आपने जब कल दे रहे होते हैं न्यूट्रिशन तो आप ऑस्मोलैरिटी अगर आप जो है जितनी रिक्वायर्ड अगर उतनी दें तो ऑस्मोलैरिटी बहुत एक्सीड कर जाती है। तो पीपीएन के अंदर प्रेफरल पैरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं होती पेशेंट के। अगर पेशेंट को चाहिए 1700 कैलोरीज तो आप 1700 कैलोरीज नहीं दे सकते। इसके अंदर ये बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर कि आपने पीपीएन इसीलिए प्रेफर पैरेंटल न्यूट्रिशन को आप शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं देते। आपने जब आपने देना हो 2 हफ्तों तक पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट पे रखना है और बाद में दोबारा से पेशेंट जो है वापस नॉर्मल रूटीन पे पेशेंट को आते हैं, पेशेंट को आप एंट्रो पे लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं। अगर पीपीएन पे देते हैं और पेशेंट जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा तो आप टीपीएन पे चले जाते हैं, पे टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक पेशेंट को आप जो है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो अगर फुलफिल नहीं हो रही तो ज़्यादा देर तक आप पीपीएन पे नहीं रख सकते। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं ये क्यों नहीं हम ज़्यादा देर तक रख सकते और कैसे जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। ठीक है। आयरन जो है इसके ऊपर अभी तक मैकेनिज्म क्लियरली डिफाइन नहीं है कि वाई आयरन शुड नॉट बी गिवन विद आपके जो है लिपिड के साथ जो है आप पीपीएन पैरेंटरली जो है आप आयरन क्यों नहीं देते। आयरन डेक्स्ट्रन नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है बट इसके ऊपर जो है अभी मैकेनिज्म क्लियरली डिफाइन नहीं है। बट इट्स सेड दैट कि आपने जो है पैरेंटली जो है आयरन शुड नॉट बी गिवन बिकॉज इट्स नॉट कंपैटिबल विद लिपिड। तो mechanism is not well defined but it said that कि आप आयरन डेक्स्ट्रन देंगे, आयरन आप जो है वो पैरेंटरली जो है आप नहीं देंगे। यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे वो स्लाइड विजिबल नहीं है कंप्लीट। 12.5% तक फ्लूइड रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर एक ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर आपका जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो 12.5% इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए अगर जो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट आपने टोटल कैलकुलेट किया और आपने ये देखा कि अगर आपने टोटल कैलकुलेट किया हुआ है फ्लूइड रिक्वायरमेंट सपोज दैट इज 2000 ml, ठीक है। तो पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री राइज है नॉर्मल से, तो आप क्या करेंगे इसका 12.5% निकालेंगे और वो उसके अंदर फ्लूइड ऐड कर देंगे। तो इस तरह जो है आपने फ्लूइड जो है उसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे डिफरेंट और मेथड्स भी दिए हुए हैं फ्लूइड कैलकुलेट करने के कि 30 to 40 ml पर केजी है। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं, 5 फार्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जब आप वो देखेंगे तो आपको ये आप उसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टेबल में अंदर वो डिफरेंट फार्मूलाज एक्सप्लेन किए गए हैं फ्लूइड कैलकुलेशन के। कार्बोहाइड्रेट जो है 100 ग्राम मिनिमम आपको चाहिए ताकि प्रोटियोलाइसिस से बचा जा सके, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और आपका जो मिनिमम जो डीआरआई है आपका वो है आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, फॉर हेल्थी अडल्ट के लिए आपको 130 ग्राम है। ये आपने हमने पीछे इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो फैट दैट फ्रॉम 25 to 35%।
यहाँ पे ये केस स्टडी मैंने दोबारा वही केस स्टडी लिया है जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था कि आपको 70 kg पर्सन का वेट है, कैलोरीज आपको चाहिए 1750, प्रोटीन जो है 105 ग्राम पर डे, फैट 48 ग्राम, डेक्सट्रोज 233 ग्राम, एंड देन फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज द 2450 ml पर डे, और पेशेंट को न्यूट्रिशन चाहिए 7 to 10 डेज तक। तो ये केस स्टडी प्रीवियस है और वही सारी जो वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, अभी हम कैलकुलेट करते हैं आपने किस तरह से इसको कैलकुलेट कर देखना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके पास ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 900 मिलीओस्मोलर से कम होनी चाहिए। ठीक है, हमें इससे कम ऑस्मोलैरिटी चाहिए। अभी इसको हमारे पास जो पैरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान, वो ये देखिए 5%, 5% अवेलेबल है डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन पीपीएन के लिए। हम बात कर रहे हैं पीपीएन के लिए 10% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन अवेलेबल है और पर 1000 ml में अवेलेबल है ये। ठीक है, और 5% अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन 500 ml में अवेलेबल है अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन। इस तरह जो है आपके पास 20%, 30% लिक्विड सॉल्यूशन अवेलेबल हैं 250 ml में। ये सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी हम देख जी, पीपीएन और पीपीएन सॉल्यूशंस दोनों डिफरेंट होंगे, उनकी परसेंटेजेस जो दी होंगी? नहीं, देखिए आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं, आपके पास जो आप पैरेंटली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, वो आपके पास जो है पीपीएन के लिए हमारे पास इस रेंजेस में जो अवेलेबल हैं हम उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो यहाँ पे डेक्सट्रोज जो है, जैसे कि हम टीपीएन के अंदर हम 70% तक डेक्सट्रोज दे सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ब्रेक। ओके, क्या डिस्कशन हो रही थी हमारी? अभी हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी कि आपके पास जो है अगर 10% 1000 ml में आपके पास आप लेते हैं डेक्सट्रोज, तो आप इसको करें कैलकुलेट इन ग्राम, आप इसको ग्राम्स में निकालें डेक्सट्रोज को। 1000 ml का 10% 50 ग्राम। ठीक है, और इसके 50 into 5 करें 250। ठीक है, आपके पास जो वो आ गया 250 मिली ऑस्मोलर। ठीक है, इसी तरह आप उसका करें नीचे अमाइनो एसिड का। सर समझ नहीं आई। ओके, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास जो मेन हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है नीचे आनी चाहिए 900 मिली ऑस्मोलर। तो हमने देखना, हमने जो डेक्सट्रोज का लिया, हमने डेक्सट्रोज ले लिया 10%। ठीक है, डेक्सट्रोज लिया 10% इन 1000 ml। तो हमने 10% 1000 ml में लिया, तो इससे कितना आ गया आपके पास? 100 ग्राम्स। कितना आया? 50 ग्राम, 100 ग्राम्स होगा। ठीक है, 100 ग्राम हमारे पास 100 ग्राम आ गया। 100 ग्राम आ गया, जो डेक्सट्रोज है वो 10 आपके 1000 ml में 10% जो है वो 100 ग्राम आया। उसकी ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करें, कितनी होगी? 500 उसमें ऑस्मोलर ऐसी होगी, हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 500 मिली ऑस्मोलर। तो सर ऑस्मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाली बात समझ नहीं आई। हमने याद करें पीछे हमने एक लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि आपने डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी के लिए जितने ग्राम होता है आप ग्राम को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, आपके उसमें आ जाती है ऑस्मोलैरिटी आपकी डेक्सट्रोज की। आपने अमाइनो एसिड की ऑस्मोलैरिटी निकालनी है, तो आप कितने ग्राम अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। इस तरह हमने जब लिपिड्स की ऑस्मोलैरिटी निकालनी होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 to 1.5 से। इस तरह जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की ऑस्मोलैरिटी निकालनी होती है तो आप मिली इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करते हैं विद 2। इट्स नॉट ग्राम, इट्स मिली इक्विवेलेंट। कितने मिली इक्विवेलेंट होते हैं आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपके पास ऑस्मोलैरिटी उसकी आ जाती है। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालते हैं,
कि डेक्सट्रोज की ओस्मोलैरिटी के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने उसके अमाइनो एसिड की ओस्मोलैरिटी के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप जो है लिपिड की ओस्मोलैरिटी के लिए 1.3 to 1.5 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितने मिली इक्विवेलेंट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके। अभी जो है हमने जो सोल्यूशन लिया डेक्सट्रोज का, वो हमने ले रहे हैं हम 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। तो 10% इन 1000 ml, तो ये अगर हम ग्राम में करेंगे तो इट विल बिकम 100 ग्राम, और इसको मिलियोस्मोलर में करेंगे ऑस्मोलैरिटी इसकी निकालेंगे तो 500 होगा। ठीक है, हमारे पास जो 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन ले रहे हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी जो आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है? 500। अमाइनो एसिड की करें 5% इन 500 ml हमारे पास सोल्यूशन है, तो आप इसको पहले 5% निकालें 500 ml से। 50 ग्राम। ठीक है, 50 आपके 500 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया? देखिए दोबारा से इसको कैलकुलेट करें, 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। Yes. 25 को 10 से करें 250। ठीक है, हमारे पास जो डेक्सट्रोज की ओस्मोलैरिटी आई है वो कितनी आई है? 500 ml। और जो आपके पास आई है अमाइनो एसिड की ओस्मोलैरिटी वो दैट इज द 250। सो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे स्लाइड के अंदर, या फिर ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो आपके पास डेक्सट्रोज की जो ओस्मोलैरिटी है वो दैट इज द डेक्सट्रोज की आपके पास है वो दैट इज द 500, और आपके पास जो अमाइनो एसिड की ओस्मोलैरिटी है दैट इज द 250 आपके पास। अब हमारे पास रह गया है दैट इज द लिपिड्स, उसकी आप निकालें। अगर आप 20% ले रहे हैं, 20% इसका 250 ml में आप ले रहे हैं 20%, करें इसका 20% निकालें। मल्टीप्लाई करें 1.3 से, कितना है? 65। ठीक है, तो 65 मिलियोस्मोलर आपके पास ओस्मोलैरिटी आ गई। अब देखिए 65, अभी कल सारों को ऐड कर दें। अब ये आपके पास आएगी 815 मिलियोस्मोलर। तो हमने आप यहाँ पे देखें, हमने डेक्सट्रोज सोल्यूशन लिया 10% इन 1000 ml, 5% लिया अमाइनो एसिड इन 500, 20% इन 250 ml जो सोल्यूशन लिया हमने यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास आई दैट इज द 815 ml मिलियोस्मोलर आ गया। अभी हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इफ यू आर एडिंग 40 मिली इक्विवेलेंट इन आप इन अ लीटर ऐड कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट 18 मिलियोस्मोलर। तो 80 मिलियोस्मोलर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 95 मिलियोस्मोलर तक आ जाएगी। तो आपका जो मेन गोल टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी कि आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 900 से क्रॉस ना करे। अभी जो है अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी हम इसे अपनी ml में कन्वर्ट करते हैं, कितने ग्राम्स हमें चाहिए उसको हम ml में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो जी सर ये अमाइनो एसिड 250 कैसे हुए? ये 50 into 10 तो 500 होते हैं। अच्छा आप ऐसा करें 500 का निकालनी 5% तो वो आता है 250, तो 25 ग्राम माइनो एसिड, क्योंकि 1 ग्राम हमें 10 मिलियोस्मोलर के इक्वल होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 10 से तो 250 आएगा। हाँ ओके। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास ओस्मोलैरिटी हमने कैसे ओस्मोलैरिटी निकालनी है वो हमने सीख लिया। अभी हम देखेंगे कि इसको ml में कैसे कन्वर्ट करना है।
ml में आपके पास जो हमें चाहिए, अब हमारे पास जो हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि डेक्सट्रोज हमें कितना चाहिए, प्रोटीन फैट कितना हमें चाहिए। अब इसको निकालें, अभी इसको कैसे करेंगे हम। डेक्सट्रोज जो है हम जो 10% लिए है, तो 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 233 हमें डेक्सट्रोज चाहिए। इसकी समझ आए, इस पॉइंट में समझ आई कि कैसे आया है, आ गई Yes, ना। sir. आपने 10% आपने जो सोल्यूशन लिया है वो 10% लिया है, तो 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू 233, तो वो आपके पास ml में आ गया। प्रोटीन का निकालेंगे तो प्रोटीन भी आपने, क्योंकि आपके पास 5% इन 500 ml लिया है, तो 500 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास टोटल प्रोटीन जो है वो 105 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ml आ जाएगा। ठीक है। इस तरह हमने फैट का क्या कि फैट आपको 20% लिया हमने 250 ml में, तो 250 डिवाइड बाई 50 क्या हमने मल्टीप्लाई, टोटल जो फैट चाहिए 48 चाहिए, तो वो आपके पास ml में फैट भी आ गया, ये भी आ गया। तो ये आपके पास सारे चीज़ें आपके पास आ गई। अभी जो है ml और साथ में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करने हैं, तो आपके पास जो टोटल जो ml आया वो आया 4770 ml, जबकि आपको चाहिए 2400 ml। ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, अप्रोक्सीमेट 24 टू 2500 हमें चाहिए ना, बट यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए हैं 4770 ml। जब हम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि जब आपने ऑस्मोलैरिटी 900 चाहिए तो आपको सोल्यूशन को ज़्यादा डिल्यूट करना पड़ता है, कि जितना आपको अगर आपको इतनी अमाउंट चाहिए पेशेंट को, तो आपको इतने ml देना होगा, हम इतने ml दे नहीं सकते पेशेंट को। So that's why it's said that कि PPN को शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। PPN क्योंकि आपको टोटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। अभी आपको ml देने हैं, आपको ml दे सकते हैं 2500 ml तक या 2400 तक, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं 4500 प्लस ml। अब क्या करेंगे, अभी आप जो है वो जो रिक्वायरमेंट पूरी है वो आप इसलिए पीपीएन के अंदर जितना पेशेंट को चाहिए होती है रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की वो नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर आप डाइल्यूट करके दे रहे होते हैं सॉल्यूशंस को ज़्यादा। आप इसीलिए osmolarity को मेंटेन रखना होता है, आप ज़्यादा osmolar सॉल्यूशन दे नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको डाइल्यूट करना पड़ता है, और ml ज़्यादा आप दे नहीं सकते, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती। आप क्या करेंगे, आप 50% इसका कर दो, आप के पास जो 233 ml है उसका 50% कर दो, इसी तरह प्रोटीन का 50% कर दो, इलेक्ट्रोलाइट्स फैट का 50% कर दो, सर को 50% कर दिया हमने। 50% किया तो उसका हमने ml निकाला, तो हमने जब ml कैलकुलेट किया तो अभी कितना ml हमारे पास आया एंड पे 2400 ml। ओके 2400 ml आपके पास आ गया। तो ये अगर आप इतना सोल्यूशन देंगे तो पेशेंट को, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, पेशेंट की 50% रिक्वायरमेंट फुल होगी थ्रू पीपीएन। तो पीपीएन से पेशेंट की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। ठीक है। एक रिसर्च के मुताबिक, आपको शायद मैंने वो रिसर्च आर्टिकल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसके मुताबिक अगर आप जो है यू कैन आल्सो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ फैट, that research show that you can increase percentage of fat up to 40 to 50% तक आप फैट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि फैट जो है हमने देखा, फैट का जो आपको ऑस्मोलैरिटी दे रही है, फैट आपको कितना दे रही है 1.3 टू 1.5, सबसे कम ऑस्मोलैरिटी फैट की होती है। जब आप फैट को बढ़ा देंगे तो उससे ऑस्मोलैरिटी ओवरऑल कम हो जाएगी, ये आप इसके मुताबिक। ठीक है। जब ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो आप, लेकिन ये आप हर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो आपको फैट फौरी तौर पे बंद भी करना पड़ती है, तो ट्राइग्लिसराइड उससे बचने के लिए आप फैट जो है वो इतने ज़्यादा नहीं करते। ये जो है ये एक रिसर्च आर्टिकल कह रहा है, ये हमारी बुक टेक्स्ट बुक नहीं कह रही। हमारी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये नहीं कह रही कि आप फैट इतना बढ़ा दें, वो यही कहती हैं कि आपने फैट इतना इंक्रीज नहीं करना। वो ये हमारी जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं
वो ये नहीं कहती कि आपने फैट जो है वो आपने 40% 50% में बढ़ा देना है, लेकिन ये रिसर्च आर्टिकल कह रहा है कि अगर जो है वो नहीं आपका ऑस्मोलैरिटी फुलफिल नहीं हो रही तो आप फैट को बढ़ा दें, उससे ऑस्मोलैरिटी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन जैसे कि सीओडी का पेशेंट है या ऐसे कंडीशन जिसके अंदर हमें फैट को इनहिबिट करना है, फैट को कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। बट जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये इसको नहीं करती, वो कहती हैं कि आप उसी तरह जो है नॉर्मल रेंजेस हैं उसके अंदर ही रहें और उसके अंदर पेशेंट, लेकिन पीपीएन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल नहीं करता। आप शॉर्ट टर्म के लिए इसीलिए देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके बाद जो है आप टीपीएन की तरफ चले जाते हैं। अगर पेशेंट जो है नॉर्मल की तरफ नहीं आता टीपीएन पे चले जाते हैं, अगर नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो आप एंट्रोफीडिंग पे चले जाते हैं, एंट्रोफीडिंग से बाद आप ओरल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जी। सर फिर हम डायरेक्टली टीपीएन क्यों नहीं दे देते, पीपीएन फिर नहीं इंक्लूड करते? आप देखें टीपीएन जो है उसके अंदर आप सेंट्रल वेन, आप ये जो है ये हमने ये शायद स्टार्ट के अंदर हमने ये कहा था दैट इज अ ट्रांजिशन, एक तरह ट्रांजिशन फीडिंग है इन बिटवीन। आप पीपीएन जो है दैट इज अ ट्रांजिशन फीडिंग। आप इन स्टार्ट देखते हैं कि पेशेंट जो है माइट भी नॉर्मल की तरफ आ जाए, कि टीपीएन के अंदर आपको डायरेक्टली सेंट्रल वेन में देना है तो वो दैट इज उसके लिए, क्योंकि वो आप उस टाइम पे ही दे सकते हैं जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना होता है उस टाइम के आप उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर पीपीएन जो है वो एक दैट इज एक इन बिटवीन फेज है कि आपको पेशेंट जो है सिवियर कंडीशन के अंदर है और आप देख रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो आपने मूव करना है इधर फ्रॉम आपने एंट्रोफीडिंग से आप डायरेक्टली उधर जाएंगे उसके अंदर टीपीएन में आप पहले आप पीपीएन देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर देखते हैं कि पेशेंट जो है वो वाकई हो रहा है तो उसके लिए आप जाते हैं। अब देखिए पेशेंट जो है एक टाइम था पेशेंट को कुछ भी नहीं, फीडिंग जो है पेशेंट नहीं ले रहा था, ठीक है, तो उस पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है उसको बिल नहीं, तो आप स्टार्ट में अगर टीपीएन नहीं दे सकते तो स्टार्ट आप देंगे स्मॉल फीडिंग से, तो आप इसके अंदर फुलफिल वो स्मॉल पे जाएंगे पीपीएन के ऊपर, उस ग्रेजुअली आप मूव करेंगे टीपीएन की तरफ। तो अगर पेशेंट को कोई इंटेक नहीं है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल इंटेक, आप उसको डायरेक्टली टीपीएन नहीं दे सकते, आप इसलिए आप पहले पीपीएन की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि पेशेंट जो है पीपीएन से बैक मूव कर जाएगा, पीपीएन से नहीं मूव कर रहा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर नहीं दे सकते, आप टीपीएन पे चले जाएंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ओके।